जनाब अली, आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और असल में मैं जो वीडियो प्लान कर रहा होता हूँ तो मेरे जहन में ये होता है कि जो आप लोगों के सवालात होते हैं, कमेंट्स होते हैं, जो पूछना चाहते हैं, अगर वो किसी 3-4 कमेंट को मौजू बनाकर अगर हम एक वीडियो बना सकें और उससे आपके सवालात के जवाबात मिल जाएं तो वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो काफ़ी सारे जो कमेंट्स और मैसेजेस मेरे पास आए तो उनकी रोशनी में मैंने ये वीडियो तरतीब दी है। पिछले दिनों एक साहब को मैंने जवाब भी दिया था कि इन्वेस्टमेंट प्लान पर कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान की उन्होंने बात की थी। तो मैंने उनको बताया था कि यकीनन हम इस पर काम करेंगे। और उसके बाद अगर आपने देखा हो तो रिलेशनशिप ऑफ इंडेक्स विद स्टॉक और इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग, ये 2 वीडियोस उसके बाद मैंने आप लोगों को पोस्ट करवा दी थी। तो उस वीडियो में उन बहुत से सवालों के जवाब मिल गए थे। अब उसके बावजूद भी जो उनका जो सवाल था जो कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट प्लान के हवाले से, वो बरकरार रहता है, इसलिए कि अभी तक हमने पोर्टफोलियो डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम करेंगे पोर्टफोलियो डिस्कस मेजरली, कि आखिर पोर्टफोलियो होता क्या है, बनता क्या कैसे है, करना क्या चाहिए। इसमें ऐसी टर्म्स भी बीच में आएंगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उन टर्म्स के लिए मैं हवाला दे दूंगा उस वीडियो का, उसको देख लीजिएगा। एक ही वीडियो को में अगर सारी बातें बताई जाएं तो 3-4 घंटे की वीडियो बन सकती है। अच्छा जनाब, हमारा जो पहला जो स्लाइड जिसमें हम बात कर रहे हैं उसमें हम ये कह रहे हैं कि आखिर ट्रेडिंग के लिए क्या जानना ज़रूरी है। सब में अहम तरीन जो सवाल है, मतलब इसको आप एज अ बिगनर भी ले लें कि अगर आपने कभी ट्रेड ही नहीं किया है तो वो भी इस कैटेगरी में आ सकता है, या जो ट्रेड करता भी है या कर रहा है या वो लॉस कर रहा है या उसको ये ख्याल है या वो ऐसी सोच रखता है कि यार मुझे ट्रेडिंग को पूरी तरह समझना है, तो उसके लिए भी ये सवाल एक बड़ा मौजूद सवाल है कि आखिर ट्रेडिंग के लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या जानना ज़रूरी है। अगर आपको याद हो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की वाली जो वीडियो थी उसमें हमने एक बात की थी कि गोल सेट किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना। गोल के साथ स्ट्रेटजी बनती है, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो गोल स्ट्रेटजी कैसे बनती है ये हम आगे इस पे और बात करेंगे। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, और अगली स्लाइड है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और हम कर क्या रहे हैं, ठीक है जी। ये बहुत अहम तरीन सवाल है और इस सवाल में आप यकीन कीजिए बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। आपने देखा होगा इसमें एक मैंने तस्वीर दिखाने की कोशिश की है जिसमें नहीं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग जो है ना ब्लाइंड फोल्डेड नहीं हो सकती, कि हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हो और हम किसी की पैरवी करने चल पड़े। ऐसे ट्रेडिंग नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। और मेरा पहला पॉइंट यही है कि क्या हम आंखों पर पट्टी बांधकर किसी की पैरवी तो नहीं कर रहे। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैं इवन अपने मेंबर्स की भी मिसाल दे सकता हूँ कि मेरे एक मेंबर ने अगर कुछ ख़रीदा और मैंने पूछा भाई ये शेयर क्यों ख़रीदा, तो वो मुझे बताता है कि यार फलाने ने कहा था मुझे ये ख़रीद लो तो मैंने ख़रीद लिया। मैं सोचता हूँ कि एक छोटी सी दुकान लगाते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार इस इलाके में दुकान खोल रहा हूँ, ये दुकान चलेगी नहीं चलेगी। पहले ही यहाँ पर जैसे कोई आदमी पंक्चर की दुकान खोल रहा हो तो वो बोलता है कि यार इतना सा इलाका है, 2 पंक्चर वाले पहले बैठे हैं तो मैं तो नहीं पंक्चर की दुकान खोल रहा। मतलब एक जाहिल आदमी, पंक्चर वाला क्या होता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं होता। तो एक जाहिल आदमी भी अगर पंक्चर की दुकान खोलने के लिए जाए तो वो देखता है कि इलाके में क्या रिक्वायरमेंट है, इस रोड पे कितनी गाड़ियाँ आती जाती हैं कि पॉसिबिलिटी रहेगी, तब जाके वो दुकान खोलता है। और हम कैसे लोग हैं कि किसी ने कहा ये ले लो, ले लिया। अगर हम ऐसा कर रहे हैं या हमने किया है तो बेसिकली हमने एक बिल्कुल एक नाबीना शख्स की तरह अमल किया है कि जिस बेचारे को कुछ पता ही नहीं और वो किसी के सहारे से आगे बढ़ जाता है।
सहारे से रोड क्रॉस कर लेता है, वरना वो रोड नहीं क्रॉस कर पाता। तो पहले तो ये जांचना है कि क्या हम नाबीना हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला ने हमें तमाम तर हिस्सें दी हुई हैं, हमारे पास तमाम तर वो एबिलिटीज़ मौजूद हैं जो नाबीना और बीना शख्स में फ़र्क करती हैं। ठीक है ना, अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट एक ये है, क्या हम अपने फैसले खुद करने के काबिल है या नहीं? बड़ा अहम सवाल है, और इसका आसान जवाब यह है कि अगर आप दिमागी तौर पे माजूर हैं या आपके अंदर कोई केमिकल इम्बैलेंसेस हैं कि आपको ऐसा लगता है कि या आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप फैसला नहीं कर सकते, आप जो भी फैसला करेंगे वो गलत हो सकता है, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई बात है तो फिर कोई आदमी इस कैटेगरी में आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो माशाल्लाह से अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम में कि हम इस कैटेगरी में नहीं आते, हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से फैसले खुद करते हैं। तो फिर ये क्या है कि स्टॉक मार्केट में हमें किसी की ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर वो बताएगा तो मैं ट्रेड कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मेरा कारोबार भी इसी बात पर चल रहा है कि मैं किसी को कुछ बताता हूं, मगर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इस बात पे शदीद नाराज़ भी होता हूं कि अगर कोई ये कहे कि आप बता दें बस फिर हम वो ले लेंगे। मैं अपने मेंबर्स को लाजमी तौर पे सिखाते हुए ट्रेड करवाना चाहता हूं। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरा मेंबर ट्रेड करे और उसे कुछ पता ही ना हो, मैं कभी भी ये नहीं चाहता। तो लिहाजा ये पॉइंट बहुत अहम है मेरे लिए, जो मैंने आपको बताया कि हम अपने फैसले खुद करने के काबिल हैं। और मुझे इस बात का अपने बारे में ही नहीं, आपके बारे में भी यकीन है कि आप भी इसके बिल्कुल काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि आप अपने फैसले नहीं कर सकते, ज़िंदगी के अहम फैसले आप कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक पॉइंट मैंने लिखा, क्या कोई हमें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है? अब मैं बारी बारी मिसाल देता हूँ। अपनी किसी वीडियो में ये बात मैं तफसील से बता चुका हूँ। एक ट्रेडर जो है, मतलब ट्रेडर से मुराद एजेंट जो है वो फ़ोन करता है आपको और कहता है कि जनाब दीवान सलमान ले लो, यहाँ से बढ़ जाएगा। अच्छा, वो जो ये कहता है कि दीवान सलमान ले लो यहाँ से बढ़ जाएगा, उस बेचारे को दोष नहीं दूंगा मैं, क्योंकि वो बैठा हुआ है कमीशन बनाने के लिए, कोई तनख्वाह वनख्वाह उसको मिलती नहीं है। कमीशन बनाना उसको है तो उसने किसी तरह अपने अखराजात पूरे करने हैं, तो वो और फिर उसकी कैटेगरी क्या है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने लाजमी करार दे दिया है कुछ कोर्सेज़ और कुछ लाइसेंसिंग, मगर उसके बावजूद भी बग़ैर लाइसेंसिंग और कोर्सेज़ के बहुत सारे लोग मार्केट में पाए जाते हैं। तो जब उनके पास ये मालूमात को जांचने का तरीक़ा ही नहीं है तो वो आपको क्या अच्छा मशवरा दे सकेंगे। उनका बेहतरीन मशवरा ये होता है कि वो 3 जगह से कोई बात सुनते हैं तो उसको कंफर्म समझते हैं और फिर वो आपको बता देते हैं। और वो 3 जगह से जो उन्होंने सुनी होती है उन तीनों की सोर्स शायद एक ही हो, और वो सोर्स एक कौन सी होती है? जो आपको याद हो, स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन पर जब मैंने बात की थी तो उसमें मैंने, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो मैंने समझाया था कि कई ऐसा होता है कि कोई माल ख़रीद कर जब माल ख़रीद लेता है तो फिर मार्केट में ये ख़बर लीक करवाता है कि यार ये बढ़ जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम उनके मफाद के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हम समझते हैं हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम समझते हैं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मगर हम बेसिकली उनका चारा बने हुए होते हैं। उसके बाद फिर आ जाइए ब्रोकरेज की तरफ। अगेन बहरहाल मैं ख़ुद उससे वाबस्ता हूँ, मैं ख़ुद भी एक ब्रोकर ही कहलाऊँगा। ब्रोकरेज की जो खामियां हैं उस पर उसके बावजूद भी मैं ज़रूर पॉइंट करूँगा, चाहे मैं उससे वाबस्ता हूँ। आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जब मार्केट में
कुछ दिन ऐसे आते हैं कि कुछ कचरा आइटम जिसको हम कहते हैं मार्केट में वही चल रहे होते हैं सिर्फ, और जो अच्छे आइटम होते हैं उनमें वॉल्यूम ही नहीं होता। कभी नोटिस किया है आप लोगों ने, गौर किया होगा आप लोगों ने? मतलब टॉप वॉल्यूमर में 3-4 कचरा आइटम होते हैं, अगर टॉप 12-10 निकाल लो तो उसमें भी 6-8 वही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हर ब्रोकरेज हाउस का अपना एक महीने का खर्चा होता है। अल्लाह का शुक्र है वो बहुत कमाते हैं और बड़े तरीक़े हैं उनके पास कमाने के, मगर उसके बावजूद उन्होंने एक सेट टारगेट अपने बंदों को दिया हुआ होता है कि भाई महीने का ये कमीशन तो होना ही होना चाहिए। अब उसके लिए मार्केट में अगर जैसे मंदी है या मार्केट में कोई प्रॉब्लम है या सियासी माशी अदम इस्तेहकाम है और लोग मायल नहीं है इन्वेस्टमेंट की तरफ, ऐसी सूरत में मार्केट में वॉल्यूम 8 करोड़ का हो रहा है, उसमें 5 करोड़ या 10 करोड़ का वॉल्यूम है, उसमें 5 और 7 करोड़ कचरा आइटम में हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो वहां भी हम किसी के मफाद में हमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक और तरीका ये होता है कि जो रिसर्च हाउसेस हैं, सारों की बात नहीं करूंगा, बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च लोग करते हैं। मैं आपको ये तमाम वो बातें बता रहा हूं जिस शोबे से मेरी वाबस्तगी भी है, उसके बावजूद मैं उसकी खामियां आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जनाब, काफ़ी सारे लोग जो रिसर्च करते हैं, चाहे वो फंडामेंटल एनालिस्ट हों या टेक्निकल एनालिस्ट हों, उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ख़ुद भी ट्रेड करते हैं। मेरे हिसाब से जो एनालिस्ट होते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उनको ख़ुद ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जिस तरह बहुत सारे SECP के रूल्स हैं और कि मार्केट में कौन शेयर, अगर आप देखते हैं ना, डायरेक्टर एक शेयर भी बाय करता है तो पब्लिक को इन्फॉर्म करता है कि भाई मैंने ये शेयर बाय किया है, ठीक है। तो उसी तरीके से थोड़ा सा मिलता जुलता रद्द अमल यहाँ भी होता है कि एक एनालिस्ट अगर कोई शेयर को बाय करता है, तो मेरे तजुर्बे में ऐसी चीज़ें आई हैं कि इस तरह की रिपोर्ट शाये होती है कि जिसमें किसी स्टॉक को ओवर प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, उसके बारे में गुफ्तगू छेड़ दी जाती है सोशल मीडिया पे या लोगों के दरमियान, उसकी आने वाली अर्निंग पर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, उसके बाद वो स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो इस तरह भी हम किसी और के मफाद में इस्तेमाल हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि क्या हम ट्रेडिंग में शामिल ख़तरात से वाकिफ़ हैं। ये तो आपने जब ट्रेडिंग का अकाउंट खोला होगा उस वक्त फॉर्म में डिस्क्लेमर का आपने साइन भी किए होंगे, क्योंकि अगर आप फॉर्म देखें तो 22-25 पेज का फॉर्म होता है जिसमें बड़े बड़े डिस्क्लेमर होते हैं। अगर टोटल देखें तो शायद मेरे ख्याल में 22 में से 10 पेज के तो डिस्क्लेमर होते हैं, जिसमें बार बार आपको उन रिस्क के बारे में बताया जा रहा होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये लोगों के लिए अहमियत की बात नहीं होती, वो सिर्फ ठकाठक साइन करते हैं, कहाँ कहाँ साइन करनी है, और उसने जो इंफॉर्मेशन मांगी है वो देनी है, ठीक है जी, कागज़ पूरे करने हैं, और ये पूछना है कि भाई हमें कितनी लेवरेज दोगे और हमारा कम से कम कमीशन हमें क्या दे सकते हो। अच्छा, कम से कम कमीशन तो शायद आपको लगता हो आपके मफाद में हो, आपको लगता हो, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि मैं कमीशन के साथ कुछ चीज़ों को इंक्लूड करता हूं। असल में ब्रोकर फैसिलिटेट करता है एक ट्रेडर को या इन्वेस्टर को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेड कर सके, फैसिलिटेट करता है। उर्दू में क्या कहेंगे कि उसकी मदद करता है, या उसको, हाँ मदद ही कहेंगे शायद। तो फैसिलिटेट करता है उसको ट्रेड करने में। अब फैसिलिटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई? अकाउंट खोलना तो बुनियादी चीज़ है, ठीक है। असल चीज़ क्या है? वो ये कि आपको कोई ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम ना हो, आपके टर्मिनल सही चल रहे हों, वहाँ कोई एरर तो नहीं आ रहा, आपकी ट्रेड लग रही है नहीं लग रही, उसमें तो कोई मसला नहीं हो गया। और उसके अलावा अगर इन्वेस्टर या ट्रेडर ये जानना चाहे कि भाई मैं फ़लाने स्टॉक के बारे में मालूमात चाहता हूँ,
इस स्टॉक के क्या इन एंड आउट्स हैं, तो वो भी उसको चाहिए अपडेट करे। बल्कि एक कदम आगे जाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि ट्रेडिंग सिखाने की भी कोशिश करें, फैसिलिटेशन यही होगी। वरना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अगर तमाम सिस्टम को ऑटोमेटेड करके सीडीसी को बीच में ब्रोकर बना दे, जिस तरह वो कस्टोडियन है शेयर का, अगर सीडीसी को नॉमिनेट कर दे कि भाई ऑनलाइन जाओ, थ्रू सीडीसी अकाउंट खोलो, ट्रेडिंग शुरू कर दो, अभी भी होता है ऐसा। अगर फर्ज कीजिए आप ऐसा कर दें तो ब्रोकर का रोल ख़त्म हो गया, ब्रोकर को कमीशन किस बात का मिलेगा? तो ज़रा सोचिएगा इस बारे में। तो अगर कोई कमीशन कम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको सर्विसेज भी कम करेगा। जारी बात है, ये उसका बुनियादी हक होगा कि भाई जब वो आपको इतना सस्ता दे रहा है तो फिर आपको शायद चाय भी ना पिलाए आपको, वो शायद आपको बैठने की जगह में एयर कंडीशन भी ना लगाए, और आपको असल चीज़ रिसर्च भी ना प्रोवाइड करे, फैसिलिटेशन पूरी नहीं करे पाएगा। वो बोलेगा करो ट्रेड मिनिमम उस पर। फिर दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा, लेवरेज। लेवरेज जो है ख़तरात में सब में ख़तरनाक तरीन चीज़ है, और इसका सब में ज़्यादा फ़ायदा जो होता है ब्रोकर को होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो लेवरेज देता है। अब तो खैर स्टॉक एक्सचेंज एससीसीपी जो है बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वरना एक ज़माना था कि इन हाउस बदला होता था और कोशिश होती थी कि अगर स्टॉक एक्सचेंज से बदला नहीं हो तो ब्रोकर कहता था फिक्र नहीं करो मैं बदला कर देता हूँ। और उस ज़माने में स्टॉक एक्सचेंज पे शायद कोई 8% पे होता था, और वो जो है 20 और 24% तक मैंने इन हाउस बदला मैंने खुद देखा है, 24% तक। तो वो कब होता था? खड़ा करो एक्सपोजर पे माल, पैसे नहीं है खड़ा करो माल। तो उसका फ़ायदा क्या होता था? खैर अब तो इन हाउस बदला नहीं होता, मगर इन हाउस बदला जब होता था तो आप उनको इन हाउस बदले पर जो इंटरेस्ट आता था उसका भी फ़ायदा होता था। वो बैंक से उधार लेते थे और वो पैसे आपके इन हाउस बदले में लगा देते थे। बैंक से लेते थे 12% पे, आपको देते थे 24% पे, वहाँ से पैसे कमा लिए। उसके बाद जो माल आपने एक्सपोजर पे लिया उस पे भाई कमीशन भी तो ले रहे थे, रोल ओवर कमीशन, पता नहीं क्या क्या। आपको फ़ायदा हो या नुकसान, हर सूरत में कमीशन तो जाएगा, टैक्सेस तो जाएंगे। तो सवाल ये पैदा हुआ कि अगर लिवरेज पे चले गए बहुत ज़्यादा, तो फिर एक दिन सेटलमेंट डे जिसको कहा जाता है, या एक दिन जब ब्रोकर का फ़ोन आता है कि यार मुझे मार्केट अच्छी नहीं लग रही, बेच दो भाई, कुछ कह नहीं सकते। ब्रोकर का ये जुमला, जब ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर को हम बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं कि ब्रोकर बस दुनिया है, मार्केट को बस वही जानता है, सब कुछ वही जानता है। तो जब ब्रोकर के मुंह से ये जुमला निकलता है तो भाई हाथ पैर फूल जाते हैं और धड़ाम करके सारा माल बेच देते हैं। अच्छा आप बताएं लेवरेज का फ़ायदा क्या हुआ? पहले माल ले लिया, फिर नुकसान में ब्रोकर के कहने पे बेच भी दिया, या एजेंट आपका कहे, या आपको डर लगे, या आपको मार्केट व्हाटसोएवर द रीज़न इज, माल बेच दिया। अब लिवरेज से आपको कितने फीसद सवाब मिला? 1% प्रॉफिट आपका लिवरेज से नहीं हुआ। हाँ, अगर आप लिवरेज नहीं लेते तो 2000 माल लेते, 2000 माल लेते और अगर नुकसान में निकलते 2 रुपए तो 4000 का नुकसान होता। लिवरेज की वजह से 5000 ले लिया, 2 रुपए नुकसान में निकले, 10,000 का नुकसान हो गया। तो लिवरेज एंड अप लॉस में करती है। तो क्या ज़रूरत है इस बहस में पढ़ने की जी मार्जिन पे मार्जिन ज़्यादा मिलना चाहिए, लिवरेज ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब एक दूसरे को बताते हैं, मेरा ब्रोकर तो भाई मैं 50,000 रख के 5 लाख का काम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है भाई। वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि आपके रिस्क को, कि इसका रिस्क 50,000 के अंदर कहाँ तक चल रहा है। जिस दिन उसको पता लगेगा कि आप 40 और 45 के ऊपर जा रहे हैं, उसने फ़ोन करके आपके सौदे कटवा देने। अगर आप समझ रहे हैं आपसे हमदर्दी कर रहा है तो ये आपका ख्याल है। उस वक्त लगता है हमदर्दी है, मगर एट द एंड लॉस इन्वेस्टर का होता है। तो ट्रेडिंग में शामिल ख़तरात से अगर आप वाकिफ़ होंगे तो आप अपनी ट्रेडिंग का तरीक़ेकार ऐसा रखेंगे जिसमें ख़तरात कम से कम हो। अगर मैं ये लफ्ज़ ख़तरात ज़रा बड़ा बड़ा लफ्ज़ लगता है
कि भाई अगर ट्रेडिंग में इतने ख़तरात है तो हम ट्रेडिंग ही क्यों करें। तो भाई मैंने इत्तेफाक है कि यहाँ पर चूँकि सिखाने और समझाने की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ मैंने फ़ायदों की बात नहीं की है, यहाँ ख़तरात की बात की है, ठीक है ना। तो भाई ट्रेडिंग में फ़ायदे भी इतने ही हैं। अभी हम चलेंगे अगली स्लाइडों में तो आपको फ़ायदे भी दिखाएंगे, एक दिन में क्या फ़ायदे होते हैं वो भी दिखा देंगे, और इन रियलिटी बेस है, क्योंकि आपके पास डेटा मौजूद है। स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाएं और उस दिन की मार्केट देख ले, आपको पता लग जाएगा। कोई मैं अपनी तरफ से कोई कहानी गढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा। तो बहरहाल ट्रेडिंग में जो ख़तरात होते हैं, बहुत सारे ख़तरात हैं जो मैंने बताए, तो उनसे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद एक पॉइंट है, क्या हम उस स्टॉक की बुनियादी बातें जानते हैं जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। बुनियादी बातें, फंडामेंटल्स। तो क्या हमें स्टॉक के फंडामेंटल्स का पता है जो हम ट्रेड करने जा रहे हैं, या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, जब नया नया मैं पाकिस्तानी मार्केट में आया और मैं एक हाउस में बैठा हुआ था, और मेरे पास एक साहब आए, पता नहीं कौन सा स्टॉक था, मेरे ख्याल में TRG था शायद। तो उन्होंने मेरे पास बड़े क्या कहते हैं उसको, काना फूसी वाले अंदाज में मुझे कहा कि जनाब, मुझे जानते भी नहीं, ना मैं उनका नाम जानता हूँ ना वो मेरा नाम जानते हैं। कहने लगे, जनाब TRG ख़रीद लें, ₹2 यहाँ से मिल जाएंगे आपको। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा जी अच्छा। तो मैंने मासूमाना सवाल एक कर लिया, मैंने कहा यार TRG क्या है, क्या है TRG, मुझे नहीं मालूम TRG क्या है। सवाल मेरा ये था कि TRG क्या शेयर है, क्या सेक्टर है, करता क्या है, बेचता क्या है, खाता क्या है वो। तो उन्होंने मेरी तरफ नज़र उठा के देखा और इस तरह देखा जैसे शायद मैं दुनिया का सब में बड़ा बेवकूफ़ है। तो उन्होंने मुझे जवाब में कहा कि जनाब TRG शेयर है, और क्या है, शेयर है TRG। मैंने कहा हुजूर वाला, ये तो मैं समझ गया कि आप शेयर ही होगा, जब भी हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं उसी को शेयर ही ख़रीदो फरोख्त किए जाते हैं। मैं कंपनी के बारे में पूछ रहा हूँ, ये कंपनी करती क्या है। तो उन्होंने पता है मुझे क्या जवाब दिया, आपको इससे क्या लेना देना यार, आपसे कह रहे हैं ये ₹2 मिल जाएंगे आपको। तो मैंने कहा कि जनाब अगर वो नीचे चला गया तो, वो साहब मुझे जानते भी नहीं हैं, मेरा नाम नहीं जानते। उन्होंने पता है क्या जुमला कहा, लॉस हुआ मेरा। अब मुझे बताया वो क्यों कह रहे हैं ये, ना मैं उनको कमीशन दे रहा हूँ, ना मैं उनको कोई मुनाफा दे रहा हूँ, वो मुझ पे ये एहसान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ₹2 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और अगर नीचे गया तो नुकसान मेरा। अब इत्तेफाक से मैं कोई 18-20 साल का नौजवान तो था नहीं कि मैं उनसे ये बात करता कि ठीक है यार ले लेते। मैंने उनसे कहा कि भाई आप क्यों नुकसान लेंगे मेरा, ये बताएं। तो वो बड़े इरिटेट हो गए मेरे अजीब व गरीब सवालात से। तो खैर बहरहाल ये तजुर्बा बता रहा हूँ आपको हाउस में बैठने का। तो जो बुनियादी बात है स्टॉक के बारे में जानना मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है, उसके बगैर तो मैं उस ट्रेड को शरई ट्रेड भी नहीं मानता कि अगर मुझे ये ना पता हो कि ये स्टॉक क्या करता है और मैं उसको ख़रीद लूँ। ये बिल्कुल उस तरह है कि मैं उस पर पैसे लगाऊं। अब आप समझ गए मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। तो यकीनी तौर पे जब तक मुझे स्टॉक की बुनियादी बातें नहीं पता होंगी मैं उस स्टॉक को नहीं ख़रीदूंगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम उस बुनियादी मालूमात हमारे पास हैं या नहीं। बुनियादी मालूमात के बारे में एक और बात बताऊं कि मैं ख़ास तौर पे मैंने फ़ाइल तैयार करवाई है जिसमें वो तमाम स्टॉक, उसमें मेरे ख्याल में कोई 200 स्टॉक्स हैं, 250 स्टॉक्स हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स के, जिनका पूरा डेटा आपको प्रोवाइड कर सकती है, मतलब जो हमारे मेंबर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें वो आगे के लिए उनकी प्लानिंग आसान हो जाएगी। जो काम उन्हें करना चाहिए वो इंशाल्लाह मेरी टीम करके देगी। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है क्या हम तिजारत को अंजाम देने से पहले, सॉरी मैं लफ्ज़ तिजारत चेंज करके ट्रेडिंग लिखना भूल गया, मैं इसको ठीक करूँगा, ठीक कर दूँगा।
मतलब क्या हम ट्रेडिंग करने से पहले अपने मुनाफे और नुकसान का हदफ जानते हैं? मतलब ये ज़रा मुश्किल उर्दू के अल्फाज हैं, इसको हम आसान ज़बान में बात कर लें। क्या हम ट्रेडिंग करने से पहले अपना मुनाफे वाला टारगेट और नुकसान वाला टारगेट का हमें पता है या नहीं? मुनाफे वाला प्रॉफिट टारगेट किसे कहते हैं? प्रॉफिट टारगेट को कहते हैं। और नुकसान वाला टारगेट किसको कहते हैं? स्टॉप लॉस को कहते हैं। तो क्या हमको ट्रेड करने से पहले, ट्रेडिंग में एंटर होने से पहले अपना स्टॉप लॉस और टारगेट पता है या नहीं? ये एक अहम तरीन सवाल है। 90% जो लोग कहते हैं कि ये ले लो, ये बेच दो, वो स्टॉप लॉस की तो बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि जनाब आप खरीद लीजिए। आप पूछें यार नीचे तो नहीं जाएगा? यार हम कह रहे हैं नहीं जाएगा, हम कह रहे हैं आपको। और अगर वो नीचे चला गया और आपने फ़ोन किया उनको और पूछा यार आप तो कह रहे थे नहीं जाएगा, तो आप वो पता है क्या जवाब देंगे? भाई ये मार्केट है यार, मैं थोड़ी चलाता हूँ। इस मार्केट में तो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। अब उनका बयान यकसर मुख्तलिफ होगा। एक तरीक़ा ये होगा। दूसरा एक हमदर्दाना तरीक़ा जो आम तौर पे एजेंट्स का होता है, वो एक स्टॉक आपको रिकमेंड करते हैं, कहते हैं कि ये ख़रीद लो और यहाँ से ये जो है आपको आज 1 रुपया दे देगा, या 2 दिन में 2 रुपये दे देगा, या 1 हफ्ते में 2 रुपये 3 रुपये दे देगा, जो भी उन्होंने आपको बताया। अब हुआ यूं कि जब उन्होंने आपको ये बताया तो आप किस कैटेगरी में आ गए? आप आ गए ट्रेडर कैटेगरी में, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप ले रहे हैं। और वो बता रहा है आपको कि बस यार ये 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में हो जाएगा। तो अभी आप ख़तई तौर पे इन्वेस्टर नहीं हैं, आप ट्रेडर हैं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने आपको कहा कि ये इतने टाइम में इतना बढ़ जाएगा। आपने माल ख़रीद लिया, वो चला गया नीचे। आपने उनको फ़ोन किया, भाई हफ्ता हो गया यार ये तो नीचे आ गया। तो अब अगर कोई हमदर्दाना रवैये वाला एजेंट होगा तो वो ये नहीं कहेगा कि यार मैं क्या कहूँ, मार्केट मैं थोड़ी चला रहा हूँ। वो तो रूट एजेंट कहेगा। जो हमदर्दाना एजेंट होगा वो ये कहेगा जनाब इसको उठा के रखें, ये बहुत अच्छा है, आपको पता है इसकी अर्निंग बहुत अच्छी आने वाली है, इसमें बोनस की बातें हो रही हैं, आपको पता है ये राइट शेयर देने वाला है, बल्कि मैं तो कहूँगा नीचे जाए तो आप और ख़रीद लें, इसको रख लें, डिलीवरी उठा लें, आराम से बैठ जाए। यानी कि उसने आपकी शख्सियत को तब्दील कर दिया। आपकी शख्सियत थोड़ी देर पहले तक या 2 दिन पहले तक एक ट्रेडर वाली थी, अब आप ट्रेडर नहीं हैं, अब आप इन्वेस्टर बन चुके। आपको पता भी नहीं चला कि ये इवॉल्व कैसे किया आपने, किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि आप एज अ ट्रेडर बाय करते हैं और एज अ इन्वेस्टर होल्ड करते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो अभी जो मैंने लास्ट वीडियो की है उसमें मैंने एक तस्वीर भी दिखाई थी और उसमें मैंने कहा था चेंजिंग माइंड्स। उस स्लाइड का कैप्शन ये था कि चेंजिंग माइंड्स, यानी कि आगाज़ ट्रेडर पे हुआ, इख्तिताम एज अ इन्वेस्टर हुआ। ठीक है जी, अब हम बैठ गए एज अ इन्वेस्टर। ठीक है जी, कभी आ जाएगा ऊपर। अब जिस दिन भी ऊपर आ गया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद बेच देना, नुकसान में मत बेचना। ये बात उसने आपको सिखाई है। मैं ऑब्वियसली नाम तो नहीं लूँगा, मगर चूँकि मेरे पास 99% लोग वही आते हैं जो ठोकर खाए हुए होंगे या नुकसान वाले होंगे, वरना कौन किसी को पैसे देता है यार। आप खुद सोचिए कि एक काम बग़ैर पैसे के हो रहा हो तो किसी को माना या क्वार्टरली पैसे क्यों दिए जाएं। तो लिहाजा मेरे पास वही आता है जो चोट खा चुका होता है। तो वो मुझे बताता है कि फ़लाने ने कहा था कि लेके रख लो यार, उस वक्त से रखा हुआ है, ये तो यार मूव ही नहीं हुआ। अब उस दौरान कितने शेयर ऊपर भी गए, नीचे भी गए, वो बेचारा अपने शेयर लेके फंसा हुआ है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस पता होता तो आप उसमें से निकल जाते, फिर मार्केट नीचे गिरती तो भले उसी शेयर को दोबारा ख़रीदते,
अगर वो इजाज़त देता। अगर उसके फंडामेंटल्स और उसके टेक्निकल्स कहते तो फिर आप उसको दोबारा खरीदते, ऐन मुमकिन था, ठीक है ना। मगर जिस जगह पे आपने लिया वो उसका हाईएस्ट पॉइंट था, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैं आपको ऑलरेडी तफसील से समझा चुका हूं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियो देख लें जिन लोगों ने नहीं देखी। तो बहरहाल हमें स्टॉप लॉस और टारगेट का पता होना चाहिए। और उसके बाद आखिरी पॉइंट में मैंने लिखा है कि क्या हम ट्रेडिंग निज़ाम, इसको मैं उर्दू कुछ ज़्यादा हो जाती है, क्या हम ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग प्लान को जानते हैं या नहीं। और इन पर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, ट्रेडिंग सिस्टम पर भी है, स्ट्रेटजीज पर भी है, प्लान पर भी है। उन वीडियोस को देखें, उसमें पूरी तफसील आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग प्लान के बारे में बता रहा हूं मगर थोड़ा सा टू द पॉइंट, ठीक है जी। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में आप देखिए कि ये मेरा पोर्टफोलियो है। मैं जब पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। मैंने 3 रंगों में इसको डिवाइड किया है। एक जो रंग है पर्पल, वो शॉर्ट टर्म चार्ट है, मतलब सॉरी चार्ट कह रहा हूं, वो मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग होगी। उसके बाद जो कलर है पीला या ऑरेंज कह ले, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। और जो पिंक या रेड है वो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब इसका जो डिवीजन है वो हर कोई अपनी एपिटाइट के हिसाब से करेगा। मतलब हो सकता है मेरे अंदर एबिलिटीज़ या शौक़ मेरा या ख्वाहिश, जो गोल मैंने सेट किया है या जो अपने आप को डिफाइन किया है, एक्सप्लोर किया है, एज अ ट्रेडर किया हुआ है, तो उस सूरत में मेरा जो शॉर्ट टर्म जो रेशो है या जो फंड्स में को एलोकेट करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए मैं ज़्यादा करूंगा। फिर उसके बाद मीडियम टर्म और फिर लॉन्ग टर्म में सब में कम पैसे रखूंगा मैं, ठीक है जी। और अगर मेरा माइंडसेट इन्वेस्टर माइंडसेट है तो फिर मैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट का जो मेरा एलोकेशन है, जो मैंने पैसे रखने हैं, वो ज़्यादा रखूंगा और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए कम रखूंगा। तो ये हर बंदे का अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर 2 या 3 आदमी का एक जैसा हो, अलग अलग हो सकता है। तो उसके लिए जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक्सप्लोर यूर सेल्फ, पहले अपने आप को जानिए आप हैं क्या। अगर वो बात आपको समझ में आ गई तो फिर आप इसका रेशो सही सेट कर सकेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अच्छा, इसमें आप देखो मुख्तलिफ सेक्टर्स बीच में लिखे हुए हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में, ये मैंने एक मिसाल के तौर पे लिखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही सेक्टर हों और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सेक्टर हों। मतलब कि आप इनमें से चंद सेक्टर में भी जा सकते हैं और इनके अलावा अगर कोई सेक्टर है जो आपको अट्रैक्टिव लगता है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। मगर सेक्टर की सिलेक्शन करनी बड़ी ज़रूरी होगी। पहले उस पर हम सेक्टर की सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद दूसरे लेवल पे जाके हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे जब सेक्टर सेलेक्ट हो जाएगा। और हर सेक्टर का जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर होता है अक्सर अलग अलग होता है। मतलब इवन ऑटोमोबाइल में देख लें तो किसी का, मैं देख रहा था कि मेरे ख्याल में एच कार है, होंडा का जो है एच कार का फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग मार्च है, जबकि GHNI और GHNL की जून है या दिसंबर है, जून है शायद। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। शुगर सेक्टर जो है वो सितंबर में क्लोज होता है। तो जब सेक्टर सेलेक्ट करते हैं तो हम उसकी क्लोजिंग देखते हैं कि यार ये इसका फाइनेंशियल ईयर कहाँ क्लोज हो रहा है। पहला पॉइंट तो हम ये देख लेते हैं ताकि हम उसके ईयर क्लोजिंग के करीब उसमें जाके उसको इवेल्युएट करें कि ये ईयर क्लोजिंग क्या दे सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेक्टर्स की परफॉर्मेंस पे जाते हैं, तो फिर हम फंडामेंटल रिपोर्ट्स देखते हैं या उसकी बुक्स देखते हैं कि उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, उसके अकाउंट्स क्या हैं, उसकी बैलेंस शीट क्या कह रही है। ये तमाम चीज़ें देखते हैं। ये अक्सर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि अर्निंग क्या है, प्रोजेक्टेड वैल्यू क्या है।
इन तमाम चीज़ों को देखकर हम स्टॉक्स अपने सेलेक्ट करते हैं। और सिलेक्शन क्राइटेरिया के हवाले से भी मैं अपनी कई वीडियोस में बात कर चुका हूं, और मैंने बताया आपको कि मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये भी करने जा रहा हूं कि आपको एक ओवरव्यू दे दूं, ताकि आपके पास सामने एक तस्वीर नज़र आ रही हो, उसमें से हैंड पिक कर सकें आप कि कौन से सेक्टर में से कौन से स्टॉक मुझे पिक करने और कौन से नहीं करने। तो इंशाल्लाह वो भी हम कर देंगे। खैर बहरहाल, तो सब में पहले तो मैंने वो सेक्टर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं फंड एलोकेट कर चुका हूं। एक तो मैंने बताया, एक पहलू बताया ट्रेडर वाला। ट्रेडर वाला जो पहलू है उसमें वो बंदा ज़्यादा पैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रखता है, और जो इन्वेस्टर वाला माइंडसेट है वो ज़्यादा पैसे लॉन्ग टर्म के लिए रखता है। अब एक माइंडसेट ऐसा है जो मेरे जैसा है, जो ट्रेडिंग के तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करना चाहता है, और वो किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहता, रिजेक्ट नहीं करता, इख्तलाफ नहीं करता, बहस नहीं करता और झगड़ता नहीं है कि नहीं जी मार्केट तो सिर्फ फंडामेंटल पे चलती है, नहीं जी मार्केट तो सिर्फ टेक्निकल पे चलती है, नहीं जी मार्केट तो सिर्फ लॉन्ग टर्म की है, नहीं जी मार्केट तो सिर्फ शॉर्ट टर्म की है। ऐसी कोई दिमाग में खन्नास नहीं रखता। वो कहता है मार्केट अपॉर्चुनिटी की है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है, और जो अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आएगी मैं उसको लेने की कोशिश करूंगा, उस ऑप्शन को अवेल करूंगा। बेसिकली तो मार्केट में होते ही ऑप्शन है, और एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो वो ऑप्शन बाय करता है। आप गौर कीजिएगा मेरी इस बात में, ये कुछ और भी बातें हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर बड़ी लंबी बात हो जाएगी। वैसे ही ये वीडियो पता नहीं 45 मिनट की हो जाए, आई डोंट नो। तो बहरहाल ऑप्शन को हमें हमेशा मद्देनज़र रखना है। तो मैं अपॉर्चुनिटी का मुतलाशी हूँ, मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उसमें ट्रेड करूँगा। मैंने कभी ज़िंदगी में, मतलब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जब से मैं काम करवा रहा हूँ, मैंने आज तक टीआरजी को अपने सेलेक्टिव स्टॉक में या अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की जीनत नहीं बनाया, मगर मैं टीआरजी के अंदर बहुत शौक से काम करवाता हूं। नेटसोल में हम लोग जानते हैं, 2021 या 20 की बात है कि हम नेटसोल में कहां एंटर हुए थे और कहां निकले थे। और अभी टीआरजी की रीसेंट रैली में 8885 पे हम एंटर हुए थे, और 147.15 या 149.15 पे हम निकले। तो जनाब हम टीआरजी में ट्रेड करते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के लिए उसको कभी भी नहीं रखते। तो लिहाजा ये सेंस कैसे डेवलप होगी जब आप स्टॉक की केमिस्ट्री को समझेंगे। तो ये समझना और सीखना, ये हमेशा इसके लिए खिड़की खुली रखें। तो जनाब ये मैंने आपको बता दिया कि एक आदमी वो जो ट्रेडर है उसने शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसे रखने और लॉन्गर टर्म में कम पैसे रखने। एक आदमी वो जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसे रखता है और शॉर्ट टर्म में बहुत थोड़े पैसे रखता है। कभी उसका मूड हुआ तो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड कर ली, वरना नहीं। और एक मेरी तरह का मीडियोकर जो है वो कहता है कि यार मैंने सारी चीज़ें देखनी है, जिसमें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वो करूँगा। और मेरा तो लॉन्ग टर्म भी जो है वो आजकल तो खैर हालात काफ़ी ख़राब है मार्केट के, तो 2021 के एंड से मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट का जो टाइम स्पैन है, जो टारगेट पीरियड हो सकता था वो अब ज़्यादा होगा। तो इसलिए अगर मैं 2021 से पहले के अपने मौक़िफ़ आपको बयान करूं तो मेरा तो लॉन्ग टर्म 4 महीने का था, मेरा मीडियम टर्म 1 महीने का था, मेरा शॉर्ट टर्म जो है 1 हफ्ते का था। ये हद बता रहा हूं। शॉर्ट टर्म का मिनिमम तो 5 मिनट भी हो सकता है, मीडियम टर्म का मिनिमम जो है 1 घंटा भी हो सकता है। भले अभी आपको आगे दिखाऊंगा मैं कि मीडियम टर्म में क्या प्लान था और प्लान क्या, टारगेट कैसे अचीव हुआ। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको सेंस करते हैं, समझते हैं। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आती है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेड। ठीक है जी। मगर
मैं स्विंग ट्रेड को मीडियम टर्म ट्रेडर्स को ज्यादा रिकमेंड करता हूं। रीजन क्या है? क्योंकि मेरा मीडियम टर्म जो है वो दूसरों के शॉर्ट टर्म ट्रेड के बराबर होता है, क्योंकि लोग 1 महीने 2 महीने की ट्रेड को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। क्योंकि बाय बुक्स अगर चले तो शॉर्ट टर्म ट्रेड इतनी ही होती है, मतलब वो तो मैं पाकिस्तान के हालात और जो हमारी केमिस्ट्री है मार्केट की, जो हमारी वॉलेटिलिटी है मार्केट की, हालात की, सियासत की, मईशत की, उसकी रोशनी में मैंने ये डिफाइन किया है कि शॉर्ट टर्म 1 मिनट से 1 हफ्ता, मीडियम टर्म 1 हफ्ते से 1 महीना और लॉन्ग टर्म 1 महीने से 4 महीना, ये मैंने डिफाइन किया है। बाय बुक्स इसकी डेफिनेशन तो बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है। लॉन्गर टर्म तो 10 और 14 साल को कहा जाता है, 10 साल की इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म कहा जाता है। वॉरेन बफेट साहब तो कहते हैं कि मैंने कभी बेचने के लिए माल नहीं खरीदा, तो लॉन्ग टर्म तो बेचने के लिए नहीं होता, ठीक है ना। मगर बहरहाल ये मेरी डिफाइन की हुई पाकिस्तान के हालात के मुताबिक वैल्यूज है। अच्छा जी, तो खैर जनाब, शॉर्ट टर्म ट्रेड में इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग आएगी मेरे नुक्ता नजर से, और जो मीडियम टर्म ट्रेड है उसमें आएगी स्विंग ट्रेड्स, और एक और चीज होती है बाइंग ऑन रैलीज, और इसमें एक और चीज भी होती है जो बाइंग ऑन रैलीज। जो स्विंग ट्रेड तो आप समझ गए, स्विंग्स को लेना, ठीक है ना। बाइंग ऑन रैलीज का मतलब है कि कभी ऐसा होता है, जैसे भी रिसेंटली हमने, अगर मुझे नाम याद हो तो द ऑर्गेनिक मीट कंपनी जो है, हपको है और सिस्टम लिमिटेड है, और ऐसी और भी का बीच में अगर कोई स्टॉक सामने आता है तो मैं बताऊंगा आपको। ऐसे स्टॉक थे जिसमें हमने ये स्विंग्स लिए, तो हम इनको मीडियम टर्म में लेकर आए और हम उसकी वो रैली जो बन रही थी उस रैली में एंट्री ली, बाहर निकले, फिर वो नीचे आया, फिर खरीदा, फिर रैली में एंट्री ले ली। तो वो जो है, वो मैंने जो मीडियम टर्म वाला जो पोर्शन रखा हुआ है वो उस टाइप की ट्रेड्स के लिए, वो पैसे उसके लिए। और तीसरा जो रेड कलर में आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है एक्यूमुलेशन, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म की बाइंग बड़ी डिफरेंट स्टाइल में होती है। ऐसे नहीं होता हाँ भाई 10,000 TRG उठाओ, 2,000 लकी उठाओ, ऐसे नहीं होता। प्लान किया जाता है कि ठीक है यार, अभी मैंने ये 10,000 बाय करना है, मार्केट में अभी इसमें प्रेशर नज़र आ रहा है, मैं इसको जमा करता हुआ जाऊंगा और मैं थोड़ा थोड़ा करके बाय करता जाऊंगा, और जब मेरे 10,000 पूरे हो जाएंगे सुकून से बैठ जाऊंगा, फिर अपने टारगेट का इंतज़ार करूंगा जो भी टाइम पीरियड मुझे दिया गया है, ठीक है जी। तो वो होती है एक्यूमुलेशन, जिसको हम अक्सर हमारी कॉल्स में लिखा होता है कि फॉलो द स्प्लिट बाइंग स्ट्रेटजी। तो वो एक्यूमुलेशन में भी हम करते हैं, और कई दफ़ा हम स्विंग ट्रेड वाले केस में भी हम स्प्लिट बाय कर लेते हैं। हम एक के बजाय 2 जगह पे बाइंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रेम होता है ना, हमारे पास 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन हो सकते हैं। तो बाइंग के अगर 5-10 दिन बन जाते हैं, कभी कभी ऐसा हमें मौका मिल जाता है तो हम उसमें भी कर लेते हैं। मगर लॉन्ग टर्म में तो तरीका ही बाइंग का ही है, ठीक है जी। फिर एक रेड वाला सेक्शन लिखा हुआ है, ये खास लिखा है कि लिखा है बाइंग आफ्टर डिजास्टर। एक मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने लिखा, वीडियो में था कि मार्केट इज अ बाइंग पैराडाइज। तो अभी कल परसों मैं ऐसी वीडियोस पे मेरे सामने कमेंट आए, तो मैंने कमेंट देखा, किसी साहब का कमेंट था, उन्होंने पूछा कि खालिद साहब वो अक्टूबर वाले पोर्टफोलियो का क्या हुआ। वो 2021 की बात कर रहे थे, बाइंग पैराडाइज वाली वीडियो पर उन्होंने कमेंट किया था, तो अभी मुझे याद आया। तो जनाब, अगर आप इंटैक्ट रहेंगे तो आपको उसका भी पता चल जाएगा, उस पोर्टफोलियो का क्या हुआ। अभी देखिए इस कॉल में कौन कौन सी बातें होती हैं और कौन कौन से स्टॉक बताए जाते हैं। अब जनाब, ये जो डिजास्टर बाइंग बताई है मैंने, ये क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं मिसाल देने के लिए मैं हमेशा लोगों को याद दिलाता हूँ कि हैं तो बुरी बात, बुरी खबर है, मगर कई दफ़ा ऐसे हालात इस मुल्क में होते रहे कि हमारी मार्केट को बड़ा सेटबैक मिला, ठीक है ना। अगर आप देखें बेनज़ीर साहिबा की जब शहादत हुई तो मार्केट किस बुरी तरह गिरी थी। 4 दिन नीचे का लॉक लगाया और चौथे दिन नीचे का लॉक लगा के उसने ऊपर का लॉक लगा दिया था। तो दैट वाज अ डिज़ास्टर। उस डिज़ास्टर में जो बाइंग करनी होती है ना,
ये उसके पैसे हैं जो मैंने ये एरिया बताया है कि ऑलवेज आपके पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए कि अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता डिजास्टर आया तो उसमें बाइंग की जा सके। जैसे एक बार क्या हुआ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को इंग्लैंड के अंदर गिरफ्तार कर लिया था कोई केस में, मुझे याद नहीं है, पर गिरफ्तारी हो गई थी उनकी। तो मार्केट हम लोग बैठे थे, धड़ाम करके मार्केट कोई पता नहीं 1000-1200 पॉइंट गिर गई, ऐसा ही कुछ हुआ। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मैंने फ़ौरन मिड डे अपडेट दी। मैंने कहा भाई जब मार्केट गिरी तो मैंने कहा माल ख़रीद लो, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ वॉलेटिलिटी, नथिंग एल्स। सारी बात है, थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको गिरफ्तार किया, ना कुछ ना किया, तो किस बात का प्रोटेस्ट, कुछ भी नहीं होना था। तो ऐसा ही हुआ, मार्केट ने रिकवर कर लिया फौरी तौर पे, सारे लॉस पॉइंट रिकवर हो गए। तो अब जिसके हाथ में माल होगा, पैसे नहीं होंगे, वो डिजास्टर पे बाइंग कैसे करेगा? तो इफ यू आर हैविंग अ स्पेशल फंड फॉर डिजास्टर बाइंग ऑलवेज अवेलेबल। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बैंक की ओडी को इस्तेमाल करते हैं। आई नो सम पीपल जिन्होंने मुझे ये बताया कि आई यूज्ड बैंक ओडी फॉर द पर्पस। आप बहुत अच्छा करते हैं, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, उन्होंने मुझे कहा कि देखो खालिद, इतने पे वो मिलता है ओडी, और मेरी कैपेसिटी है, तो व्हाई नॉट, इट्स अ बिजनेस, मैं क्यों नहीं अवेल करूं इसको। वो इतने उसमें मुझे देता है, और मार्केट का ये पोटेंशियल है, मार्केट ये दे रही होती है मुझे, तो बैंक को देने के बावजूद भी मुझे जो है ठीक ठाक प्रॉफिट। तो मगर वो ओडी का इस्तेमाल, ओडी भी क्या हुआ, एक काइंड ऑफ एक्सपोजर टाइप चीज़ हुई ना, तो वो उस मार्जिन का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब डिजास्टर आता है, वरना वो उससे बाय नहीं करते। तो ये सेंस होना चाहिए। माशाल्लाह वो इतने समझदार हैं कि उसी वक्त ऐसा काम करते हैं, आम हालात में वो कभी भी वो वाला पैसा इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो डिजास्टर बाइंग फंड हमने बना के एक रखा हुआ है। अच्छा, फिर आप देखोगे कि ये पर्पल और येलो में भी एक अवेलेबल फंड लिखा हुआ है। वो मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है ना, इसमें भी कुछ ना कुछ पैसे पड़े होने चाहिए। कई दफ़ा हमें ऐसी एंट्री मिलती है जो अटक जाती है मतलब स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कर रही और टारगेट भी हिट नहीं कर रही, बीच में है, तो हम उससे भी एग्जिट तो नहीं ले सकते ना। हम आमतौर पे इंट्राडे ट्रेड हमारी 90% एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है, उसी दिन पूरी हो जाती है। मगर अगर उस दिन पूरी नहीं होती है, वो 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, तो कल अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो उस वक्त मेरे पास फंड नहीं होते। तो मैंने कहा कि कम से कम थोड़ा बहुत फंड हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, और ऐसा फंड हो जो मैं स्विंग ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल कर सकूं और इंट्राडे के लिए भी। ये वो वाला फंड है। डिजास्टर फंड को मैं हाथ नहीं लगा सकता, ये बात याद रखिएगा। ये दोनों शेयर करेंगे, इंट्राडे वाले और स्विंग वाले इस फंड को अपनी ज़रूरत पे शेयर कर सकते हैं। ये मेरा पोर्टफोलियो है, मेरा तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई बाय बुक्स आप पोर्टफोलियो बनाएं तो आप बोलें कि यार खालिद साहब जो कह रहे थे वो तो निराली बातें थी। तो भाई जो मेरा तजुर्बा है, जो मैं उसका निचोड़ अपने लेक्चर्स में वो देता हूँ। मैं बाय बुक्स बातें नहीं करता सारी, मैं ऑब्वियसली जो मैंने सीखा, समझा, तजुर्बा किया, नुकसान किया, क्योंकि सीखा मैंने नुकसान से है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत बड़ा कोई बिलियनर हूँ और प्रॉफिट ट्रेडिंग करके मैं बहुत कामयाब ट्रेडर हूँ, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत लॉस किए, बेइंतहा लॉस किए, और मैंने लॉसेस से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है ना, अब उसका निचोड़ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों इस वाले फंड को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से पोर्टफोलियो बनेगा। इसमें सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स की भी बात हो गई, ठीक है, एक्यूमुलेशन की भी बात हो गई। एक बात रह गई है, इसमें एक और स्ट्रेटजी होती है जिसको रोटेशन कहा जाता है, रोटेटिंग यूर डिलीवरीज। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी जो शॉर्ट करना है वो गैर शरई है, तो लिहाजा वो शॉर्ट नहीं करते, अच्छा करते हैं। जिस चीज़ के लिए उनको उनका फ़िक़ा या उनका वो इजाज़त ना दे, बिलीव, तो ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो लेट्स सपोज, अब समझ लीजिए कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो शॉर्ट नहीं करता, तो और मुझे पता है कि मार्केट के नेचुरल ट्रेंड 2 हैं, मंदी और तेज़ी। क्या मैं इससे इनकार कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। मार्केट के नेचुरल ट्रेंड 2 हैं,
तेजी और मंदी, साइडवेज तो टेम्पररी ट्रेंड है, इट्स नॉट अ परमानेंट ट्रेंड और अ मेजर, परमानेंट तो नहीं कहना चाहिए, परमानेंट तो कोई ट्रेंड नहीं हो सकता, मेजर ट्रेंड नहीं है वो एक जुजवी वक्ती ट्रेंड है जो मंदी या तेजी से पहले ज़हूर पजीर होता है आमतौर पे। ठीक है जी। अच्छा, तो अब जब मार्केट का नेचुरल ट्रेंड तेजी और मंदी है तो भाई इसका मतलब है कि मेरी अकल को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि मार्केट नीचे भी आ सकती है। अब मैं शॉर्ट तो कर नहीं सकता, तो अब मैं इस गिरती हुई मार्केट में फायदा कैसे करूं? तो फायदा करना जो है, अगर आप इसकी बहरहाल बहस तवील हो जाएगी, फायदा करना अगर हम सोचें, नुकसान नहीं करना भी एक फायदा है। ठीक है ना? अगर आपके पास लाख रुपए पड़े हैं, आपने 10,000 डुबो दिए, और एक साहब के पास लाख रुपए पड़े हैं और लाख पड़े हुए हैं अभी तक, तो कम से कम वो आपसे बेहतर है ना, फायदे में ही है वो, कि उसने कोई डुबोया नहीं है। तो आप इस तरह समझिए कि मैं ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे ई फर्टिलाइजर है, ठीक है, या हपको है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि भैया मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मैं जो है डिविडेंड पे आउट पे बस बेस्ड है, मेरी ये जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है मेरा, वो सिर्फ पे आउट पे बेस्ड है, जो भी डिविडेंड आएगा, जो भी बोनस आएगा, वो मेरी कमाई है, वो मेरा फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। अच्छी बात है, ठीक है। अब आपने ऐसे 3-4 स्टॉक रख लिए, जैसे अगर हम आमतौर पे जो यूज़ करते हैं, ई फर्टिलाइज़र है और अपना हपको है, और भी स्टॉक हैं ऐसे, जैसे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, तो आपने इस तरह के कुछ स्टॉक उठा के रख लिए। अब क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं होता कि हर 4 महीने बाद या 2 महीने बाद पे आउट आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। पे आउट की एक मखसूस टाइम होता है, उसका क्वार्टर रिजल्ट आता है, और हर क्वार्टर रिजल्ट पे भी पे आउट की उम्मीदें नहीं होती। वो हमें पता होता है, अक्सर हमें अंदाज़ा होता है कि ये फाइनल ईयर पे देगा या हाफ ईयर पे देगा। फाइनल ईयर पे तो हमें यकीन होता है कि कुछ ना कुछ उसने अब करना है, मगर हाफ ईयर पे और फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर पे कुछ उम्मीदें होती हैं एज पर दी केमिस्ट्री और दी हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक, कि पहले कैसे देता रहा है ये। ठीक है, जैसे अगर हम 2008 वाले क्रैश से पहले जाएं तो बैंकिंग का एक हिस्ट्री थी कि वो सिर्फ फाइनल ईयर पे देते थे, सिवाय एमसीबी के। एमसीबी हर क्वार्टर पे देता था, बाकी तमाम बैंक फाइनल ईयर पे देते थे। बाद में जब मार्केट टूट गई तो बहुत सारे बैंकों ने अपनी शेयर वैल्यू को स्ट्रेंथन करने के लिए फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर पे भी अपने डिविडेंड्स दिए, ऐसा भी देखने में आया। तो वो फिर हिस्ट्री तब्दील हुई। एनीवेज, तो आगे चलते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐसे 3-4 स्टॉक रखे हुए थे। हपको है, फर्टिलाइज़र है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, सिस्टम लिमिटेड है, ये सब मैंने रखे हुए। अब क्या हुआ कि इसमें एक रैली बनी, मैं देख रहा हूँ तमाशा। अच्छा, मेरा तो है ये लॉन्ग टर्म, मुझे तो चाहिए इसमें डिविडेंड बोनस, उसके अलावा तो मैंने कुछ लेना नहीं था, इसको बेचना ही नहीं है। अब क्या हुआ कि इसकी जब रैली बनी, एक जगह पे रैली एग्जॉस्ट हो रही है, टेक्निकल कॉल ये वाज़े तौर पे इंडिकेशन दे रही है, बता रही है कि इधर भेज दो भाई, यहाँ एग्जॉस्ट हो रहा है। मेरे पास पड़े हुए 5,000 ई फर्टिलाइजर मैंने बेच दिए। मुझे बेचने नहीं थे, ये डिविडेंड वाला स्टॉक है, डिविडेंड के लिए लिया है, फिर भी मैंने बेच दिया। क्यों बेच दिया? इस फैसले पे बेचा कि मैं नीचे खरीद लूंगा। अब मुझे नहीं पता इसको आप शॉर्ट कहेंगे या नहीं कहेंगे, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे शेयर है, मेरी होल्डिंग है, मेरी डिलीवरी है, मैंने बेच दी क्योंकि ये मुझे यहाँ एग्जॉस्शन नजर आ गई। उसके बाद वो 3 रुपए नीचे आया, मैंने दोबारा खरीद के उसी वॉल्ट में रख दी वहीं पर, और ये 4 दिन में हो गया या 5 दिन में हो गया या 3 दिन में हो गया, या अगर ज़्यादा बड़ी गिरावट आई तो वो 8 रुपए नीचे आया, 1 महीना लग गया। बहरहाल मैंने वापस अपने तिजोरी में वो शेयर पूरे कर दिए। इसको कहते हैं रोटेशन ऑफ डिलीवरी। आपका जो इन्वेंट्री है लॉन्ग टर्म की, जो टोटल स्टॉक है, वो दोबारा ई फर्टिलाइजर 5,000 मौजूद है, मगर उसने एक राइड ले ली। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो एक्यूमुलेशन वाला जोन है
उसमें हम स्टॉक सिलेक्शन के वक्त ये मद्देनज़र रखते हैं कि ऐसे स्टॉक भी हों जो रोटेशन में भी आ सके। मैंने कहा ना कि मार्केट अपॉर्चुनिटी का नाम है। मार्केट में कोई कुछ कर रहा है, कोई आर्बिटाइज कर रहा है, कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई मीडियम टर्म कर रहा है, कोई स्विंग ट्रेड कर रहा है। तो ये तो ऑप्शन तो भरे पड़े हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को लेने में कामयाब होते हैं, ले पाते हैं, नहीं ले पाते। ठीक है जी। तो ये ऐसे स्टॉक मैं लॉन्ग टर्म में पार्क कर देता हूं कि भाई ये हर वक्त होने चाहिए। अगर बेचे हैं तो कोई बात नहीं, वापस खरीद लेना। अगर नीचे नहीं आया तो ऊपर खरीद लेना। दैट इज गोइंग टू बी योर लॉस इन शॉर्ट। तो आप कहेंगे नहीं, मगर इसको विद द माइंड सेट ऑफ शॉर्ट बेचा जा रहा है ना, रोटेशन, तो हम उसको लॉस एक्यूमुलेट कर लेंगे, मगर हम उसको खरीदेंगे ज़रूर। उसमें खरीदना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो परमानेंट स्टॉक्स हैं हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के। ठीक है जनाब, इसमें बहुत लंबी बात हो गई। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब सवाल ये था कि ये जो तमाम ट्रेडिंग मैंने आपको बताई है, डिस्कस की है, ये कैसे होती है। तो मैंने रैंडमली अपनी एक कॉल ले ली, और ये कॉल जो है 15 अगस्त की कॉल है। ठीक है जी। अब 15 अगस्त की कॉल मैंने उठाई, और मैंने सोचा कि आप लोग को कॉल देखने और समझने समझाने का मौका मुझे मिल रहा है, तो अवेल करता हूं। अच्छा जनाब, तो हम चले आगे। अब हमने क्या किया कि जनाब ये कॉल आई। अच्छा, कॉल जो हमारी आती है उसमें स्टॉक्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं। एक शॉर्ट टर्म एंट्रीज होता है और एक सिलेक्टिव स्टॉक होते हैं। सिलेक्टिव स्टॉक आमतौर पे वो होते हैं जो जिसकी पहली रिक्वायरमेंट गुड फंडामेंटल्स हैं। दूसरी बात ये होती है उसमें कि वो मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए होते हैं, वो सिलेक्टिव स्टॉक कहलाते हैं। जो शॉर्ट टर्म होते हैं इसमें भी अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक होते हैं, मगर इसमें अगर कोई वीक फंडामेंटल वाला भी स्टॉक है तो वो हो सकता है। जैसे ये सामने जो स्टॉक नज़र आ रहा है, इसमें पाक इलेक्ट्रॉन मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छे फंडामेंटल्स वाला स्टॉक नहीं है, मगर ये यहाँ मौजूद नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो ऐसे स्टॉक भी होते हैं। एचकार को भी एचकार आम तौर पे हम स्विंग ट्रेड्स में यूज़ करते हैं या इंट्राडे ट्रेड में। ठीक है। बहरहाल फंडामेंटल तो उसके अच्छे ही हैं, आजकल ठीक नहीं है। खैर एनीवेज, अच्छा यहाँ पर जो आप देखोगे कॉल लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मैंने 15 तारीख का हाई लो बताया है। उसके आगे स्टार्ट एट जो लिखा हुआ है वो बेसिकली मैंने बताया है कि 15 तारीख को ये स्टॉक खुला किधर, कहाँ से ट्रेड होना शुरू हुआ, और बिल्कुल दाएं जानिब पे हमने एक दिन में इस ट्रेड में क्या कमाया ये बताया है। ठीक है जी। तो एवियन पहली कॉल है, इसमें मैंने कहा कि स्टॉप लॉस 77.90, और आपने उसमें पहले ही बता दिया गया कि आई सी अ बुल रन इन दिस स्टॉक, यानी कि मैंने पहले ही कह दिया कि इसमें बुल नज़र आ रहे हैं। कोई एरिया नहीं बताया कि कहाँ से बाइंग करनी है, बस इसमें एंटर हो जाओ। 77.55 के नीचे प्रेशर बताया कि वहाँ नहीं जाना, तो ऑब्वियसली वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि 77.90 का तो स्टॉप लॉस है, तो कॉमन सेंस, तो हमें उससे ऊपर ऊपर ही जाना था। अब वो खुलता कहाँ है, 80.50 पर। क्लोजिंग मेरे ख्याल में पिछले दिन की 80, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ट्रेडिंग अबव 80.30 एंड ट्रेडिंग अबव दिस लेवल विल हेल्प चेजिंग नेक्स्ट लेवल। यानी कि बाय तो आप कहीं भी कर सकते हैं, मगर 80 रुपये 30 पैसे के ऊपर जब ये ट्रेड करेगा तो इसके अंदर एक्साइटमेंट आएगी, अगले लेवल्स को चेस करेगा। और जनाब आली उसने उस दिन 85-80 का हाई बना दिया, यानी कि हमारा जो आखिरी लेवल था 85-70 वो अचीव हो गया। क्योंकि हम लेवल बाय लेवल चेस करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमको 6.45% गेन एक दिन में एक स्टॉक में मिल गया। इसमें लगते हैं 5 घंटे, हो सकता है ये 4 घंटे की ट्रेड हो सकता है 2 घंटे की ट्रेड हो। अगर 2 घंटे की भी ट्रेड है तो 6.45% कम नहीं होता मेरे दोस्त। उसके बाद डबल जीएल,
इसमें कहा 1770 के ऊपर जाओ लॉन्ग और 18.5 18.15 को टारगेट करो। 18.20 का हाई बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, तो हम 18.5 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं, तो शायद हम 18.5 या 18.15 पे निकल जाते हैं। इसमें हमको गेन मिलता है 1.97 का। उसके बाद टीपीएलपी, इसमें कहा गया 20.50 के ऊपर लॉन्ग जाओ। वो 20.40 पे खुलता है, हम 20.50 पे लॉन्ग चले जाते हैं, बाय कर लेते हैं। और 20.95 हमारा टारगेट था, वो 21.10 तक चला जाता है। बहरहाल हम तो 20.95 पे निकल गए। तो जनाब 2.19% गेन हो गया इसमें। फिर टैली, नहीं सॉरी, उससे पहले पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जा रहा है डेयरिंग बाय हेयर एंड ऑन डिप विद स्टॉप लॉस बिलो 16-15 करो बाय। और लिखा हुआ है कि इसमें न्यू वेव ऑफ एक्साइटमेंट अगर 16.95 के ऊपर ट्रेड करें, यह भी बता दिया गया। 17.35 का हाई बनता है। एंट्री कहां बनती है हमारी? मार्केट बनती है, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि यहां मार्केट भी बाय करो और डिप पे भी बाय करो। डिप पे कहां तक? 16-15 से ऊपर यकीनन, क्योंकि 16-15 का तो स्टॉप लॉस है। तो उस दिन लो 16.75 का है, 16.81 पे वो खुलता है, तो समझ लीजिए हमने 16.81-85 पे बाय कर लिया। तो 17.35 टारगेट था, हालांकि सॉरी 17.40 का लेवल था और 17.35 का हाई बना है। तो आप या तो 17.35 पे निकल सकते थे, या कम से कम 17.25 पे तो आपको निकलना बनता ही था। तो उस 17.25 पे निकले तो 3.5% गेन मिल गया आपको एक दिन में। फिर टैली में ये कहा गया, टैली की कॉल को खास तौर पे पढ़ें, आप समझें जरा। मैंने लिखा है कि बुल्स आर बैक विद लिटिल करेक्शन, यानी कि ये बात इस बात को बताती है कि हम पहले भी इसमें एंटर हो चुके थे और फिर निकले थे, और फिर करेक्शन में हमने एक्यूमुलेट किया होगा, क्योंकि हमारी कॉल तो रूटीन में चलती हैं डेली, तो फॉलोअप्स भी चल रहे होते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि लिटिल करेक्शन के बाद ये दोबारा बुल्स इसमें एक्टिव हो गए। 11.40 के ऊपर खरीद लो, और अगर 11.64 टारगेट है, और अगर 11.64 के ऊपर ट्रेड करे तो बुल्स जो है क्रेजी, यानी कि पागल हो जाएंगे। और अगर बुल्स पागल हो गए तो 12.26 टारगेट करेंगे। तो जनाब आली उन्होंने 12.44 टारगेट कर दिया। एक दिन में 6.33% गेन। उसके बाद ट्रेड की कॉल, लिखा हुआ है कि स्टॉक स्टिल इन एक्यूमुलेशन एरिया, स्प्लिट एक्यूमुलेशन करो यहां से लेके 24.65 तक और आराम से इंतजार करो। अभी मुझे बुल्स की एफर्ट्स नजर नहीं आ रही। हाँ, जब तक ये 27.80 के नीचे है, बुल्स की एफर्ट इसमें नहीं हो सकती। हाई क्या है? 27.97, मतलब ये कि 27.80 के ऊपर ये नहीं रुक सका। तो लिहाजा पहले ही बताया जा रहा है कि भाई इसमें बुल्स ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। मतलब सारी बातें इस तरह की जा रही हैं, डिप्रेसिव बातें, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है फिर स्टॉक में एंट्री लेने की, और फिर ट्रिगर भी नहीं हो रहा वो, तो मेरी एंट्री बनती ही नहीं। उसके बाद हमारा स्टॉक था एच कार। अच्छा, जो एच कार था उसमें लिखा था कि बुल्स लुक क्वाइट क्रेजी। मुझे वैसे 201 तक नज़र आ रहा है ये, मगर इमीडिएट टारगेट 196.85 है। उसने 198 का हाई बनाया, तो लिहाजा 196.85 तो मिल गया। 1.99% एक दिन में प्रॉफिट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 शॉर्ट टर्म कॉलें हैं। अब यहां सवाल पैदा होता है, कौन सा आदमी कौन सी कॉल पिक करता है? जिसने एवीएन पिक की और टैली को पिक किया, वो तो 6% गेन लेने में कामयाब है। अगर कोई बदनसीब है तो वो ट्रीट को पिक करेगा और खड़ा रह जाएगा, वाज़े तौर पे लिखा होने के बावजूद। और अगर किसी ने WGL को पिक किया, TPLP को पिक किया, या प्लांट, ये 2% के, या एच कार को पिक किया, तो वो 2% के अराउंड गेन लेता है। जिसने पाक इलेक्ट्रॉन को पिक किया तो 3.5%। तो अब अगर मेरी कॉल को पढ़ने वाले मेरे 100 मेंबर हैं,
तो 100 के 100 ऐसे नहीं हो सकते जो एवीएन पिक करें या टैली पिक करें। तो अब यहां पर उस आदमी की सलाहियत आ जाती है कि वो स्टॉक की केमिस्ट्री को जानता हो। जो केमिस्ट्री को जानता है वो ये अच्छी तरह जानता होगा कि कौन से स्टॉक की केमिस्ट्री कैसी है। और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये क्रेजी हो जाएंगे, जैसे किसमें लिखा हुआ था, टैली में लिखा हुआ है, ठीक है जी, टैली में लिखा हुआ है कि क्रेजी हो जाएंगे। तो उन अल्फाज को समझते हुए अगर वो एंटर होता है तो यकीनन वो 6% प्रॉफिट का हकदार है, ठीक है जी। तो टोटल शॉर्ट टर्म कॉलों की अब आ जाइए। अक्सर सवाल होता है यूट्यूब पे, यार खालिद साहब आपकी कॉलों का क्या तनासुब है सक्सेस का। अब माशाल्लाह 15 अगस्त की कॉल मौजूद है, अगर किसी को इसकी PDF फाइल भी चाहिए तो वो मुझसे रिक्वेस्ट कर सकता है, हमारी टीम से रिक्वेस्ट कर सकता है, हम आपको उसकी PDF फाइल भी दे देंगे, तो आप उसको वैसे भी देख लीजिएगा कॉल कैसे दी जाती है। अब ज़रा आप देखिए कि इसमें 7 स्टॉक दिए गए और 7 में से 7 के 7 कामयाब है। किस तरह कामयाब है? अगर ट्रेड में एंट्री नहीं बनी तो ये भी कामयाबी है ना भाई, लॉस में थोड़ी एंड अप हुए हैं, स्टॉप लॉस थोड़ी हिट हुआ है, उसने आपको एंट्री नहीं दी, तो ये भी सक्सेसफुल ट्रेड कहलाएगी। सक्सेसफुल ट्रेड वो है जो प्रेडिक्शन पे, जो आपकी फोरकास्ट पे पूरी उतरे। तो फोरकास्ट के एतबार से ये 7 ट्रेडें पूरी उतरती हैं। दिस इज कॉल्ड 100% रिजल्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं जनाब अगली स्लाइड पे। इसमें सेलेक्टिव स्टॉक बहुत सारे थे। अब वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते, मगर बहरहाल अब शुरू किए तो ख़त्म भी करेंगे इसको। तो अब मैंने सेलेक्टिव स्टॉक, ये मेरे ख्याल में 15 अगस्त शायद मंडे होगा, आई बिलीव सो। हाँ, 14 अगस्त के बाद छुट्टी होगी ना, तो मेरे ख्याल में या तो मंडे या लॉन्ग वीकेंड है, क्योंकि आमतौर पे मंडे को बहुत ज़्यादा कॉलें होती हैं। तो अब मंडे को देखिए, ई फर्टिलाइज़र, अभी सिलेक्टिव स्टॉक की लिस्टिंग चल रही है। ई फर्टिलाइज़र, सेंचुरी पेपर, CPPL, CRTM और CSAP इस स्लाइड में आपको दिखाए जा रहे हैं। अब ई फर्टिलाइज़र की कॉल आप पढ़ लीजिए, आसान लफ्ज़ों में मैं बता देता हूँ। 85 का हाई बना और 79 का लो बना, ठीक है। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा, ये सिलेक्टिव स्टॉक हैं, तो दीज आर फॉर मीडियम टर्म, दीज आर फॉर मीडियम टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो ये स्टॉक डेली ट्रेड वाले नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इन स्टॉक को उसी दिन टारगेट अचीव करना। 15 अगस्त को टारगेट अचीव करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इनका। जो इससे पहले वाली स्लाइड थी जो डेली ट्रेड की, उन्होंने सेम डे टारगेट अचीव किया, ये नहीं करेंगी। देखते जाइए आप। ई फर्टिलाइज़र, तो ई फर्टिलाइज़र ने 83.5 का इसमें टारगेट दिया गया था, और वो उसने 29 अगस्त को 85 का हाई बना के अचीव कर लिया। जब 85 का हाई बन गया तो ऑब्वियसली 83 क्रॉस हो गया, तो टारगेट अचीव हो गया, ठीक है जी। और ये जो हाई था वो सिर्फ 29 को ही नहीं, 30 अगस्त को भी देखा गया। यानी कि अगर पहले दिन कोई नहीं निकला है तो उसको उसने एक और मौका दिया 30 अगस्त को कि भाई निकल जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। 30 अगस्त के बाद फिर वो नीचे चला गया, और जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ई फर्टिलाइज़र इज़ वन ऑफ दो स्टॉक जो हम हमेशा अपने पास रखते हैं, रोटेशन में रखते हैं इसको, तो लिहाजा लोअर लेवल्स पे बाइंग एक्यूमुलेशन की कॉल साथ में लगी हुई है, ठीक है जी। तो बहरहाल ये थी ई फर्टिलाइज़र की कॉल। फिर सेंचुरी पेपर ने जो 15 अगस्त की कॉल है उसमें लिखा है कि ये, अच्छा, ये फॉलो अप कॉल है बेसिकली ना। इसमें जैसे आप देखो लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि द स्टॉक रिकमेंडेड व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट 59, मतलब हम इसकी पहले एक्यूमुलेशन करा चुके थे, क्योंकि ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में आता है ये स्टॉक ना, तो हम इसकी एक्यूमुलेशन 59 के अराउंड करा चुके थे। अब इस वक्त ये 67 पे है, 71 का हाई बना के इस वक्त 67 पे। तो इसका इस पहली लाइन से ये नतीजा अखज़ होता है, और बल्कि आगे लिखा हुआ भी है कि मेरी पहली रैली ओवर हो चुकी है।
तो इसका मतलब है हम लोग इसमें से निकल चुके हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि मैं बाइंग ऑन डिप सजेस्ट करूंगा अगर 6640 के नीचे ट्रेड करे। ठीक है, 6640 के नीचे ट्रेड करेगा तो आप खामोशी से इसकी स्प्लिट बाइंग एक्यूमुलेशन करेंगे। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि बुल्स इसमें एक्टिव नहीं हो सकते जब तक ये 6835 के ऊपर जाए और 71 के ऊपर रियल एक्साइटमेंट है। एंड द स्टॉक इज गुड फॉर मीडियम टू लॉन्गर टर्म होल्डिंग। अब आप जरा हाई देखें इसका, 7890 का ये हाई बना था। इसका मतलब है कि न सिर्फ 68 के ऊपर ट्रेड करता है, एक और स्विंग प्रोवाइड करता है, और 71 को जब तोड़ता है तो एक्साइटमेंट पैदा होती है जैसा इसमें लिखा हुआ है, और फिर वो 7890 तक जाता है। यानी कि इसमें एक और रैली बन गई, एक और स्विंग बन गई। ठीक है जी, तो ये तरीका था इस पे काम करने का। फिर CPPL, अच्छा इसमें तो सीधा सीधा कह दिया गया कि यहीं बाय कर लो, और अगर डिप मिले तो और बाय कर लेना। 110 तक बाय करते रहो और बैठ जाओ मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए लेके। ठीक है जी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये 129 तक जाएगा। ठीक है जी, तो जनाब आली 110 तक बाय करने के लिए कहा जा रहा है, और कह रहे हैं कि 129 और ज़्यादा से ज़्यादा 137-85 तक जाएगा। जनाब इसने 132 का हाई बनाया 2 सितंबर को, यानी कि 15 अगस्त की कॉल है, और 2 सितंबर को 17 दिन के बाद ये ट्रेड मुकम्मल हो गई। तो ये मीडियम टर्म ट्रेड हुई ना, 17 दिन लगे। अब मैंने प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं की है कितना गेन है, वो आप कर लें। फिर CRTM, इसको भी यहीं बाय करने को कहा, और कहा कि ये ऑसम बाइंग है, यहीं बाय कर लो, और 18 से 17:30 के बीच में बेहतरीन बाइंग है। इसने 18 तोड़ा ही नहीं, इसीलिए कहा था, ये डर मौजूद था कि शायद ये 18 ना तोड़े, तो इसलिए कहा कि यहीं बाय कर लो। तो 18 का इसका लो बना और 1950 तक चला गया। और क्या चाहिए? और वेरी नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन चला गया। तो भाई ये मीडियम टर्म ट्रेड जो है दूसरे दिन ख़त्म हो गई। 1 महीना नहीं लगा इसको, 2 दिन में ख़त्म हो गई। ट्रेड दी थी ये मीडियम टर्म की, 2 दिन में क्लोज हो गई। CSAP, इसी CSAP के बारे में कहा जा रहा है, देखो ये बेरिश है, ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है नीचे बाय करने की। स्प्लिट बाय करो और छोटी क्वांटिटीज में बाय करो। एक्यूमुलेशन करना अगर मजीद स्लाइड मिले, और लॉन्गर टर्म के लिए सिर्फ जमा करते जाओ। 34 रुपये 50 पैसे तक इसको बाय करते रहना। और जनाब इसने 35.53 का लो बनाया, और उसके बाद देख लें कहाँ तक पहुँचा है। अभी तो ये चला ही नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी ये चला ही नहीं है। ठीक है जी, अगली स्लाइड पर चलते हैं। सिलेक्टिव स्टॉक में चिराट सीमेंट, इसमें भी देखिए मार्केट बाइंग की बात की जा रही है। लॉन्ग हेयर 96.55 का स्टॉप लॉस, 165 या 101 और 104 दो टारगेट दिए गए। जनाब आली 126 का हाई बना चुका है ये। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टी ट्रेडिंग, यानी कि एक से जायद ट्रेड इन दिनों में हम इसको करने में कामयाब हुए। अब जरा देख ले आप, जो शख्स सिर्फ लॉन्गर टर्म में बैठा रहा उसको तो समझ लीजिए आप 96 रुपए से 126 तक की मूव मिल चुकी। ठीक है जी, और जो शख्स मल्टी ट्रेडिंग करता रहा है, हो सकता है उसने 26 नहीं कमाए हो तो 30 कमाए हो या 20 कमाए हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि वो फिर जो दूसरी बाय करता है नीचे करता है ना, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं 26 रुपये से। उसके बाद डीजी खान, अच्छा डीजी खान और मैपल लीफ हमारे पिछले दिनों में 15 अगस्त से पहले एक्यूमुलेशन में थे, तो ये इसीलिए लिखा हुआ है कि भाई याद दहानी कराई जा रही है कि देखो ये स्टॉक एक्यूमुलेशन में था, और मुझे यकीन है कि मेंबर्स के पास ये मौजूद है। 59.35 का स्टॉप लॉस लगा लो और 61.40 के ऊपर तेज़ी कर लो। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 5,000 हैं और ये 61.40 तोड़ दे,
एक्सपोजर यूज़ करना है कर लो, अब कर लो, क्योंकि 6140 तोड़ेगा तो फिर ये तो ऊपर ही जा रहा है। और हुआ क्या इसमें, जनाब आली, इसने टारगेट उसी दिन अचीव कर लिया, सेम डे, यानी कि ये इंट्राडे ट्रेड बन गई। कॉल तो दी गई थी उसके लिए, क्या कहते हैं, मीडियम टर्म के लिए, मगर इत्तेफाकन उसने एक ही दिन में टारगेट अचीव कर लिया। बहुत अच्छी बात है, बड़े खुशी की बात है, हम बाहर आ गए। फिर मैपल लीफ, इसमें लिखा है कि अगर 2940 ये तोड़ दे तो फिर इसमें क्रेजी बुल देखे जाएंगे, ठीक है। और आगे लिखा है कि मुझे 2790 2775 पे सपोर्ट नज़र आती है, और मशवरा मेरा ये है कि यहीं पे लॉन्ग कर दे 2775 के स्टॉप लॉस के साथ। इसने भी एक ही दिन में टारगेट अचीव कर लिया। फिर एंग्रो में कहा गया कि आप यहां भी बाय कर सकते हैं और डिप पर भी। मुझे कुछ अच्छे गेन नज़र आ रहे हैं इसमें। अगर इसने 246 तोड़ दिया तो अच्छा हो जाएगा ये, और फिर 249.15 के ऊपर ट्रेड करेगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और 249.15 आपका पहला टारगेट है। ये चीज़ें इसमें बताई गई। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए कहा गया। ये 15 तारीख की कॉल है। तो जनाब आली 260.99 का हाई बनता है, यानी कि 261 का। तो जब हम एंटर हो रहे हैं तो तकरीबन वो 246 के आसपास है, ठीक है जी। तो वहां से 14 रुपये बन जाते हैं। सॉरी, इसमें लिखा हुआ है कि 249 वाला जो टारगेट है, जो पहला टारगेट था, वो अचीव हुआ 24 अगस्त को। 15 अगस्त की कॉल थी, 24 अगस्त को अचीव हुआ। साथ साथ ये भी देखें कि लो क्या है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है कि स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ जी, नहीं हिट हुआ। 243 का स्टॉप लॉस है, ठीक है जी। उसके बाद लिखा है कि उसके बाद वो नीचे चला गया 24 अगस्त के बाद, तो हमारी दोबारा एक्यूमुलेशन शुरू हो गई। अब हमने इसको 230 के आसपास बाय किया और अब हम होल्ड करके बैठे। 15 अगस्त 24 अगस्त कितने दिन हुए, 5 और 4 9 दिन। 9 दिन में ये कॉल क्लोज हो गई और दोबारा एक्यूमुलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। उसमें अगस्त हो सकता है निकल गया हो, मुझे नहीं पता। फिर जी टैग की बात की गई है। जी टैग में कहा जा रहा है कि पहली वेव एक्साइटमेंट की ख़त्म हो गई, अब नई एक्साइटमेंट 8.5 के ऊपर, ठीक है। 8.25 के नीचे प्रेशर, गुड फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर। यहाँ भी एक्यूमुलेट करो। अच्छा देखिए, 8.25 के नीचे प्रेशर बताया जा रहा है, मगर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको कहा जा रहा है 8.25 के ऊपर और लेना, और शॉर्ट टर्म वालों को कहा जा रहा है कि तुम 8.50 के ऊपर लेना। दोनों को अलग अलग बताया जा रहा है। 8.45 का लो है और 9.55 का हाई है, और क्या चाहिए, ठीक है जी। और जो बाय बैक है वो 7.30 का लो बनता है। हाईटेक लुब्रिकेंट 44.86 का हाई, 38.20 का लो। टारगेट 44.35 का था, सेम डे अचीव हो गया, सेम डे है। मीडियम टर्म की कॉलें, इनमें से 3 कॉलें आपको मैंने ऐसी बताई, 1 2 3 4 4 कॉलें ऐसी बताई जो उसी दिन अचीव हो गई, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा आगे अब थोड़ा सा मैं डिटेल, मैं बहुत थक गया था तो मैंने इसकी डिटेल निकाल के नहीं रखी, सिर्फ कॉल दिखा दी। अब आप खुद डेटा चेक कर लीजिए। हपको को कहा गया 69.85 के ऊपर लॉन्ग जाओ, और अगर डिप मिलेगी तो एक्यूमुलेशन करो। यानी कि दो डायरेक्शन दी जा रही हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर्स को, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को, कि एक्यूमुलेशन करो डिप पे। अगर 38.30 के नीचे ट्रेड करो, अगर 38 नहीं सॉरी 68 के नीचे ट्रेड करे तो तुम एक्यूमुलेट करना। 69.85 के ऊपर ट्रेड करेगी तो फिर ये रैली शुरू हो जाएगी।
और साथ में लिखा हुआ है कि करंटली स्टॉक इज अंडर बुल्स कंट्रोल। अभी बेशक इनडिसाइसिव है, मगर वैसे बुल्स का होल्ड नजर आता है। प्रॉफिट टेकिंग इन स्टॉक इफ ट्रेड्स बिलो 68.10, देख लीजिएगा जाके। फिर इमेज है, मेरे ख्याल में इमेज ने तो उसी दिन ये टारगेट अचीव कर लिया था। OGDC, अब यहां पर एक कॉल ऐसी है, अब आप देखें, जिसके ऊपर मैंने रेड मार्किंग की हुई है, OGDC की कॉल। अब OGDC के 15 अगस्त पे चले जाएं आप। OGDC 15 अगस्त को 89 का हाई बनाता है और वही उसका हाई है। 15 अगस्त को 89 का हाई बनाता है। अब यहां पर आप देखिए कि बुल्स आर क्वाइट क्रेजी, आई एम एक्सपेक्टिंग बुल्स टू रिमेन देयर एज लॉन्ग एज ट्रेडिंग अबव 87.25। तो इसका मतलब क्या है कि फौरन 87.25 के नीचे स्टॉप लॉस लाना होगा आगाज के साथ। फिर लिखा है एंड आई बिलीव ब्रेकिंग 88.5 विल मेक बुल्स मोर क्रेजी फॉर चेजिंग नेक्स्ट लेवल। तो 88.5 के बाद नेक्स्ट लेवल्स कौन से हैं? 88.85, 88.85, उसके बाद क्या है? 89.70। और मैंने हाई क्या बताया आपको? हाई बना उस दिन 89 रुपीज पूरे का। तो मतलब क्या हुआ कि 88.85 वाला टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि नेक्स्ट लेवल अचीव हो गया। उसके बावजूद मैंने इसको रेड लाइन में दिखाया। क्यों दिखाया पता है आपको? क्योंकि ये मीडियम टर्म में दिया गया था, तो बहुत से लोग नहीं बेचते, तो वो बेचारे बैठे होंगे आराम से। तो मैंने ये खास तौर पे रेड लाइन में दिखाया है, जबकि उसका लेवल अचीव हो रहा है। फिर साजगार है, देख लीजिए। अब इसके बारे में मैं तफसील नहीं बता रहा, साजगार को आप खुद चेक कर लीजिएगा, बड़ी लंबी बात हो गई है। फिर सिस्टम लिमिटेड है। सिस्टम लिमिटेड में हम एक से ज़ायद स्विंग ले चुके हैं, और सिस्टम लिमिटेड के बारे में मेरा ये मानना है कि ये हमारे पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए। अगर हम बेच देते हैं तो फ़ौरन बायबैक के लिए भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि इसकी जो पहली बाइंग हुई थी वो 300 के पास कहीं हुई थी, जब ये इसने कोई बोनस दिया था या कोई पे आउट दिया था, तो फिर उसके बाद ये नीचे गया था, याद है आपको? तो 300 के अराउंड जो है ना तकरीबन घूमा था। तो उस वक्त हमने इसको कहा था कि बस यहाँ पे बाय करो। तकरीबन उस एरिया में 325-30 से लेकर 310 तक ही बहुत दिन घूमा था। तो उस एरिया में हमने इसकी बाइंग की थी, और हमने इसको कहाँ बेचा है आपको पता है? हमने इसको बेचा 408 रुपये, ठीक है? 408 पे बेच के फिर बाय किया 370 पे। अब ये हमारे पास मौजूद है इस वक्त, अभी हमने नहीं बेचा है। ये सेकंड इसकी ट्रेड है, ठीक है? तो इस तरीके से मीडियम टर्म ट्रेड हैंडल की जाती है। तो रोटेशन बता दिया मैंने आपको, सिस्टम रोटेशन में था, हपको लॉन्ग टर्म का रोटेशन में था, ई फर्टिलाइजर रोटेशन में था, ठीक है ना? और बाकी स्टॉक मीडियम टर्म की मूव के थे। आई होप अगर आप लोगों को इसकी एडोब फाइल चाहिए तो भी मिल जाएगी, और अगर आप ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ आई है और आपको लगा ये आपके फ़ायदे में जा सकता है स्टॉक, और इस तरह की कॉलें आपके काम आ सकती हैं, तो फिर हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 0345619043। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।